प्यारे बच्चों, आई एम अनिल कुमार शर्मा, योर एसएस टीचर। आज आपको राजनीति विज्ञान के लेसन नंबर 7 लोकतंत्र के परिणामों के बारे में बताएंगे। देखिए, लोकतंत्र सबसे बेहतर और उत्तम शासन प्रणाली वर्तमान समय में मानी जाती है। तो उसके परिणामों तक पहुंचने से पहले सर्वप्रथम तो उसका अर्थ, उसकी प्रकार और उसकी विशेषताएं, इनका अध्ययन करना या इन पे चर्चा करना अति आवश्यक हो जाता है। देखिए, लोकतंत्र का अर्थ, जैसा कि आप 9th क्लास में पढ़ के आए, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं, अर्थात जनता के द्वारा चुने गए शासक या चुने गए प्रतिनिधि ही शासन करें। इसकी सबसे उत्तम परिभाषा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर इब्राहिम लिंकन ने दिया है। उनके अनुसार लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन होता है, यानी डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल एंड बाय द, अर्थात लोगों के लिए, लोगों के द्वारा सरकार। अब आता है लोकतंत्र की प्रकार। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें राज्य की जनता संपूर्ण रूप से शासन में हिस्सा है, अर्थात जनता के द्वारा ही शासन चलाया जाए, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो कि आज के युग में संभव नहीं है। क्योंकि प्राचीन समय में या प्राचीन युगान में छोटे छोटे नगर राज्य होते, अर्थात एक राज्य ही एक नगर के बराबर था, एक शहर एक नगर के बराबर, राज्य के बराबर था। लेकिन वर्तमान में राज्यों का आकार बढ़ा हुआ है। तो यहाँ राज्य से मतलब देश से है, क्योंकि राजनीति शास्त्र में राज्य को देश बोलते हैं। राज्यों का आकार बढ़ा हो गया और बड़ा आकार होने के कारण संपूर्ण जनता शासन में हिस्सा नहीं ले सकती। तो इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया। आज विश्व के अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करें, उसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अब आता है लोकतंत्र की विशेषताएं। देखिए, आपने परिभाषा पढ़ी, परिभाषाओं के अनुसार ही सबसे पहले जनमत पे आधारित शासन। लोकतंत्र जनमत के ऊपर आधारित शासन होता है, अर्थात जनता बहुमत के द्वारा जिस व्यक्तियों का चुनाव कर लेती है, वे सभी व्यक्ति ही देश के ऊपर शासन करते हैं। अर्थात जनमत की अवहेलना करना, जनमत की उपेक्षा करना लोकतंत्र में संभव नहीं है, अर्थात इसे हम जनमत का शासन या लोगों का शासन कहते हैं। दूसरी विशेषता है लिखित संविधान। देखिए, लोकतंत्र में सबसे जरूरी है कि वहाँ का संविधान लिखित होता है। सभी कायदे कानून संविधान में लिखे होते हैं, जिनके अनुसार संपूर्ण देश का शासन चलता है। कोई भी व्यक्ति, कोई वर्ग, कोई भी समुदाय संविधान से ऊपर नहीं होता है। यहाँ तक कि सरकारों को भी संविधान की भावनाओं का ध्यान रखते हुए शासन करना होता है। तो ये लोकतंत्र की सबसे अधिक विशेषता है। समानता पर आधारित होता है। अगली विशेषता में लोकतंत्र जो है वो समानता के सिद्धांत पर काम करता है। लोकतंत्र में सभी नागरिक बराबर होते हैं। सभी को बिना किसी भेदभाव के, धर्म, जाति, भाषा आदि के भेदभाव के बिना समान रूप से अधिकार मिले होते हैं, जिनमें राजनीतिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार भी होते हैं, कुछ कानूनी अधिकार भी होते हैं। तो ये सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त होते हैं और सभी को उन्नति के समान अवसर दिए जाते हैं। नागरिकों की गरिमा का सम्मान करता है। देखिए, लोकतंत्र में
में सभी नागरिकों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार होता है और इसीलिए लोकतंत्र में हर नागरिक के विचारों का सम्मान किया जाता है। हर सरकार नागरिकों की इच्छाओं को ध्यान में रखती है। सरकार की कारगुजारियों के ऊपर अभिव्यक्ति का अधिकार। लोकतंत्र की अगली विशेषता आती है कि इसमें हम सरकार की कारगुजारी, सरकार जो भी गतिविधियां करती है, जो भी कार्य करती है, उसकी आलोचना करने का अधिकार होता है। हम समूह बनाकर, संगठित होकर, प्रदर्शन करके, जुलूस के माध्यम से शांतिपूर्वक सरकार की आलोचना कर सकते हैं, उसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि सरकार पे दबाव डालने के लिए आंदोलन आदि भी किए जा सकते हैं। तो ये कुछ लोकतंत्र की ऐसी प्रमुख विशेषताएं हैं जो नागरिकों के मान और सम्मान को बढ़ाती हैं और लोकतंत्र को एक बेहतर शासन प्रणाली बनाती है। अब आता है लोकतंत्र की चुनौतियां। देखिए, लोकतंत्र के सामने वर्तमान समय में अनेक चुनौतियां हैं, क्योंकि चुनौती जब आती है तो उनका मुकाबला भी लोकतंत्र ही करता है। उन चुनौतियों में सबसे पहली चुनौती है भाई अशिक्षा। भारतवर्ष में अभी भी ग्रामीण अंचलों में बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे हैं और जनसंख्या अशिक्षित होने के कारण वह अपने मत का दुरुपयोग करती है, सही उपयोग नहीं कर सकती। परिणाम ये निकलता है कि गलत प्रतिनिधि चुने जाते हैं और जो लोकतंत्र को हानि पहुंचाने का ही काम करते हैं, उनसे किसी प्रकार के फायदे की या लाभ की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अब आता है इसके साथ साथ में जातिवाद, भाषावाद, प्रांतीयवाद। देखिए, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है और हमारे देश में अनेक धर्म, जाति और भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। जब विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग, विभिन्न प्रांतों में रहने वाले लोग होते हैं, तो ऐसे लोग अपनी भाषा के वालों को ही महत्व देते हैं, अपने प्रांत वालों को ही महत्व देते हैं। ऐसा महत्व देने से योग्य व्यक्ति का चुनाव नहीं होने पाता है और अयोग्य व्यक्ति चुनाव जीत जाते हैं। आपको उदाहरण देता हूं, आज हमारे देशों में कई क्षेत्रों को लेकर, प्रांतों को लेकर के मतभेद हो जाते हैं और अपने प्रांतों की बात को लोग ऊपर रखते हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब का झगड़ा चंडीगढ़ को लेकर है। अब देखिए, चंडीगढ़ हरियाणा में रहे या पंजाब में रहे, वो रहेगा हिंदुस्तान का हिस्सा, हिंदुस्तान से अलग होने से तो कहा। तो इस तरह जब अपने क्षेत्र को महत्व देते हैं, अपने प्रांत को महत्व देते हैं, अपनी भाषा को महत्व देते हैं, अपने धर्म को महत्व देते हैं, तो ऐसी स्थितियों में लोकतंत्र का बड़ा नुकसान होता है, लोकतंत्र को हानि पहुंचती है, लोकतंत्र की गरिमा गिर जाती है। तो लोकतंत्र के मार्ग में ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सांप्रदायिकता। देखिए, लोग अपने धर्म को दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ मानते हैं और श्रेष्ठ मानने के कारण वे अपनी पहचान की अलग बनाए रखना चाहते हैं, जिससे समाज विघटन की ओर जाता है। और जब समाज विघटन की ओर जाता है तो लोकतंत्र का पतन संभव हो जाता है। आप लोकतंत्र को बहुत बड़ी हानि पहुंचती है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी धर्मों का सम्मान होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में लोकतंत्र विभाजन की ओर बढ़ जाता है। अब आता है इसके बाद गरीबी। कि गरीबी भी हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। देश में 36% लोग अब भी गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। कई प्रांत तो ऐसे हैं, जैसे उड़ीसा है, 47% लोग गरीब हैं, बिहार है 43% लोग गरीब हैं। तो ऐसे राज्यों में जो गरीबी है वो लोकतंत्र के मार्ग में एक चुनौती बन के खड़ी रहती है, क्योंकि उसमें मत का दुरुपयोग होने की संभावना रहती है। पैसे वाले लोग अपने धन के
बल पर, पैसे के बल पर गरीबों के मतों को खरीद लेते हैं, जिससे लोकतंत्र को बहुत बड़ा नुकसान होता है, लोकतंत्र का अहित होता है। इसके साथ साथ हमारी सामाजिक कुरीतियाँ, हमारे समाज में भी बुराइयाँ भी हैं, जैसे बाल विवाह है, कन्यावध है, भ्रूण हत्या है, दहेज प्रथा है। इस तरह की अनेक सामाजिक बुराइयाँ हैं जो लोकतंत्र के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं, क्योंकि लोग अपनी इन कुरीतियों को छोड़ना नहीं चाहते और बिना छोड़े लोकतंत्र का भला नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता है। इस तरह से ये ऐसी चुनौतियाँ हैं जो लोकतंत्र को पतन की ओर ले जा सकते हैं। बेरोजगारी दूसरी सबसे बड़ी कमी है। हमारे यहाँ बेरोजगार लोग हैं, लोगों को काम नहीं मिलता है, जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण काम का अभाव है। पढ़े लिखे बेरोजगार अनैतिक कार्य, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं, जिसका परिणाम निकलता है कि लोकतंत्र को नुकसान पहुँचता है। यदि लोगों को रोजगार मिले तो अपनी कार्य क्षमता से, अपनी योग्यता से लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास कर सकते हैं। कोई बेरोजगारी भी लोकतंत्र के मार्ग में एक और प्रकार की बाधा है। अब आता है लोकतंत्र के लाभ क्या है। कि लोकतंत्र के लाभ बहुत हैं। सबसे पहला लाभ इसमें यह है कि भाई ये जो है लोकतंत्र, इसे एक वैध सरकार है, उत्तरदायी सरकार है, जिम्मेदार सरकार है। कैसे है देखिए उत्तरदायी सरकार कि लोकतंत्र में शुरू में आपको बताया कि जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वे चुने हुए प्रतिनिधि अपने कार्य के प्रति, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि वे अपने कार्य को सही ढंग से नहीं करेंगे तो आने वाले चुनाव में जनता उन्हें पराजित कर सकती है, हरा सकती है। अतः लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार होती है, जिम्मेदार। क्योंकि चुने हुए नागरिक अपने काम के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी रखते हैं। जो जनता से चुनाव से पहले वादे करके आते हैं उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करें। तो इस प्रकार की जिम्मेदार सरकार है। देखिए वैध सरकार, लोकतंत्र के विषय में कहा जा सकता है कि भी ये कम कार्य कुशल हो सकती है, निर्णय देरी से हो सकते हैं, इसमें धन का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। अनेक प्रकार की कमियों के बावजूद भी आज हम देखते हैं कि विश्व में सबसे अधिक मात्रा में लोकतंत्र ही प्रचलित है। लोकतंत्र ही एक बेहतर शासन प्रणाली है। दूसरा इसका लाभ है, नागरिक की आज़ादी गरिमा को बनाए रखती है कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, सभी के विचारों का सम्मान किया जाता है, क्योंकि सरकार को चुनने में हर व्यक्ति ने अपनी वोट का इस्तेमाल किया है। तो ऐसी स्थिति में जब हर व्यक्ति वोट डालता है तो हर व्यक्ति के विचारों का सम्मान करना लोकतंत्र का भी उत्तरदायित्व बन जाता है। तो यह एक जो है लोगों की गरिमा को बनाता है, महिलाओं के मान सम्मान को बढ़ाता है। देखिए लोकतंत्र में समान रूप से महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार है। महिलाएं बराबर की हिस्सेदारी है, और जब बराबर की हिस्सेदारी है तो सीधी सी बात है सत्ता में भी उनकी बराबर की पहुंच है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि हमारी स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। तो ऐसी स्थिति हमें बनाए रखनी है और लोकतंत्र के लाभों से हमें तभी लाभ मिलेगा जब अधिक से अधिक संख्या में इसके अंदर लोग हिस्सा लेंगे। अब सवाल उठता है कि देखिए लोकतंत्र उत्तरदायी भी है, जिम्मेदार भी है और वैध शासन प्रणाली भी है, लेकिन फिर भी इसके विपक्ष में कुछ तर्क दिए जाते हैं। जैसे प्रोफेसर लास्की ने कहा था कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ तर्क दिए कि सही रूप से बहुमत का फैसला नहीं होता है, क्योंकि
बहुमत के स्थान पे अल्पमत यानी कुछ ही व्यक्तियों का शासन होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी मतदान क्षेत्र में मतदाता की संख्या मान लीजिए 100 है, 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, 3 को 20-20 वोट मिली, 1 को 19, 1 को 21। ऐसी स्थिति में 21 वाला व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। तो प्रोफेसर राष्ट्रीय ने ये कहा कि 21 आदमी जिसको चाह रहे हैं वो व्यक्ति शासन कर रहा है, जबकि 79 उसके विरुद्ध है। तो इसलिए लोकतंत्र को मूर्खों का शासन माना गया। लेकिन कम कार्य कुशल होता है, क्योंकि इसमें कार्य करने की कुशलता कम हो जाती है। विभिन्न धर्म जाति समूह के लोग चुन के आते हैं, सभी के अपने अपने विचार होते हैं, अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, सभी को साथ लेते नहीं चला जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये कम कार्य हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, क्योंकि गलत तरीके से चुन के आए प्रतिनिधि भ्रष्टाचार हो सकते हैं। वो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के देश का भला करने का अहित कर देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये भी हो सकता है। इसके अंदर निर्णय देरी से होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र एक वाद विवाद की प्रक्रिया है। इसमें बहुत लंबे समय के बाद विवाद के बाद कानून बनते हैं, निर्णय दिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में निर्णय देरी होने के कारण क्षेत्र का समाज प्रभावित हो जाता है। और इस प्रकार लोकतंत्र जो है कम कार्यकुशल भी है। लेकिन वर्तमान समय में दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक उत्तम, सबसे बेहतर शासन प्रणाली लोकतंत्र को ही माना गया है। और आज विश्व के बड़े बड़े देशों में, अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं। इसलिए इसके विपक्ष को, इसके अवगुणों को हम नकार देते हैं, उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनके स्थान पे इसमें जनता जो है सर्वोपरि है और उसी की भावनाओं के अनुसार शासन करता है। अब आता है लोकतंत्र की आर्थिक समृद्धि। देखिए, आर्थिक समृद्धि के मामले में लोकतंत्र का जो रिकॉर्ड है वो कुछ पिछड़ा हुआ है, कुछ पीछे है। जबकि तानाशाही जो सरकारें हैं वहां पर आर्थिक दृष्टि से मजबूती ज्यादा है। उसका कारण है कि लोकतंत्र में जो जनता शासन को चुनती है शासकों को, उन शासकों का प्रमुख उद्देश्य एक ही होता है, जन कल्याण करना। निर्णय बड़ी देरी में होते हैं, फैसलों में समय लग जाता है, तो आर्थिक क्षेत्र की तरफ ध्यान कम दिया जाता है। और जबकि तानाशाहियों का रिकॉर्ड बेहतर माना जाता है, वहाँ शासक के आदेश ही कानून होते हैं, शासक के विचार ही कानून होते हैं। वहाँ जनमत के लिए, जन कल्याण के लिए किसी प्रकार के कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। तो उनकी सरकारों में पैसे का अभाव नहीं होता है, खजाना भरा रहता है, फुल रहता है। तो यही स्थिति है कि भाई तानाशाही सरकारों का आर्थिक रिकॉर्ड जो है लोकतांत्रिक सरकारों की अपेक्षा ज्यादा अच्छा है। तो अब हम आपको कुछ प्रश्न बता रहे हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, अपने ढंग से देने हैं, जैसा मैंने बताया है उसके अनुसार देने हैं। सर, पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र कहते ही किसे हैं और यह कितने प्रकार का होता है। दूसरा, लोकतंत्र किस प्रकार है, एक उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। प्रश्न नंबर 3, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 4, लोकतंत्र के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या बाधाएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। अगला प्रश्न, लोकतंत्र के लाभों का वर्णन कीजिए कि लोकतंत्र में कौन कौन से लाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आर्थिक समृद्धि के मामले में लोकतंत्र की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न आपको अपने नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद।